कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह पर रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वह लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा वो देखा जाएगा। और इस किताब में उस कविता से पहले 4 लाइनें और शानदार हैं। रोहित वेमुला, एक जाति का चिन्ह, जाति का प्रतीक, जिसको उसकी जाति के कारण बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन ये नौजवान पूरे देश की आवाज बन गया। इस किताब में लिखा है रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगणित संभावनाओं के नाम। और इस किताब को आप जानते होंगे, प्रोफेसर की डायरी। इस किताब पे और जो कविता है इस किताब की, उसी मेरे दिल को छू लिया। ये किताब लिखने का ख्याल कब से, कहाँ से आया? किताब लिखने की वजह क्या है? मतलब एक शेर है ना कि जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। तो वो जो उलझन है वो बेसिकली रीढ़ के होने की, सच के बोलने की है, सच महसूस करने की है। तो पिछले 2 दशकों का मेरा जो कलम और किताब का नाता सीधा सीधा जो बना विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पढ़ना पढ़ाना, जिन कक्षाओं में खुद पढ़ने जाया करते थे, एक दिन आया कि उन कक्षाओं में पढ़ाने जाने लगे। बहुत कुछ अपने सामने होता बदलता देखा है। कलम और किताब ने हमें बनाया है। और फिर एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे उन कलम और किताब को हमने बिकते या कमजोर पड़ते देखा है। ये किताब उसी की पूरी कहानी है। नमस्कार, मैं संजय शर्मा। एक बहुत अच्छी कविता सुनाता हूँ आपको। फहमीदा रियाज की लिखी हुई कविता है, और कविता जो है वो जिंदगी का मर्म है, मतलब पूरी जिंदगी है इस कविता में। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। मेरे साथ तो होता है, तो मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग समझाते भी हैं और बहुत सारे लोग खौफ दिखाते भी हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। जो है, जितनी है तुम्हारा घर परिवार, सब चला जा सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह पर रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वह लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा वो देखा जाएगा। कविता बहुत शानदार है ना। और इस किताब में उस कविता से पहले 4 लाइनें और शानदार हैं। रोहित वेमुला, एक जाति का चिन्ह, जाति का प्रतीक, जिसको उसकी जाति के कारण बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन ये नौजवान पूरे देश की आवाज बन गया। इस किताब में लिखा है रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगणित संभावनाओं के नाम। ये किताब यहाँ से इस प्रस्तावना के साथ शुरू होती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस किताब की कविता और इस किताब की प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। जब लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं किताब को, तो पहले किताब दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको इस लिफाफे के अंदर कौन सा खत है, मैं ये दिखाना चाहता था। और इस किताब को आप जानते होंगे, प्रोफेसर की डायरी। समझ गए ना? एक ऐसी किताब जिसने ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है, क्योंकि एक क्रांतिकारी प्रोफेसर ने ये किताब लिखी है। वो प्रोफेसर जिसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी, जिसने अपनी नौकरी की परवाह नहीं करी, सच बोलना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, सच बोलने के चक्कर में नौकरी गई, लेकिन वो देश की जवान बन गया, देश के लोगों की आवाज़ बन गया, और ये देश उसके साथ खड़ा हो गया।
इस किताब की रिकॉर्ड बिक्री ये बताती है कि देश आज प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ है। मेरा सौभाग्य कि आज वो मेरे ऑफिस में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और बहुत शुक्रिया। आप मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन आपकी इस किताब पे और जो कविता है इस किताब की, उसी मेरे दिल को छू लिया। ये किताब लिखने का ख्याल कब से, कहाँ से आया? बहुत शुक्रिया संजय भैया, आपने बहुत भावुक ढंग से जैसे ये किताब लिखी गई है, इसमें एक भूमिका है कि मैंने हृदय की आंखों से ये किताब लिखी है। आप इसे पढ़ने से ज़्यादा महसूस करेंगे। तो आप जब इसे महसूस कर रहे थे पढ़ते हुए, तो मुझे लगा कि हाँ, ये इस किताब का होना है। किताब लिखने की वजह क्या है? मतलब एक शेर है ना कि जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। तो वो जो उलझन है वो बेसिकली रीढ़ के होने की है, सच के बोलने की है, सच महसूस करने की है। तो पिछले 2 दशकों का मेरा जो कलम और किताब का नाता सीधा सीधा जो बना विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पढ़ना पढ़ाना, जिन कक्षाओं में खुद पढ़ने जाया करते थे, एक दिन आया कि उन कक्षाओं में पढ़ाने जाने लगे। बहुत कुछ अपने सामने होता बदलता देखा है। कलम और किताब ने हमें बनाया है। और फिर एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे उन कलम और किताब को हमने बिकते या कमज़ोर पड़ते देखा है। ये किताब उसी की पूरी कहानी है। और दिल में केवल ये बात थी, और इसलिए ये किताब आपके हाथ में या लोगों के हाथ में है। और अब तक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये किताब लगभग 20 दिन में 26,000 कॉपीज, 26,000 20 दिन में इसका चौथा संस्करण आ गया है, जिसकी 4,000 प्री बुकिंग हो चुकी है चौथे संस्करण की। तो लगभग ये महीना भी नहीं हो रहा है और 30,000 कॉपीज बिक चुकी हैं। ये बड़ी बात इसलिए नहीं है कि किसी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने लिखी इसलिए नहीं। इस किताब में जो चिंता है स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की शिक्षा की, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समाज उस चिंता को महसूस करता है, इसलिए वो पढ़ना चाहता है कि एक प्रोफेसर अपनी डायरी में क्या लिख रहा है, क्या लिखता है। जी लक्ष्मण जी, कितने दिन लगे इस किताब को? मैंने पढ़ा था कोई कविता का सृजन, किसी किताब का सृजन एक बच्चे को जन्म देना जैसा है। जैसे माँ बच्चे को गर्भ में रखती है, तो कोई लेखक, कोई कवि जब किताब को लिखता है, किसी उपन्यास को लिखता है, तो उन शब्दों को, उन सपनों को अपने अंदर रखता है, जीता है पहले। और मुझे याद है जब गुनाहों का देवता लिखा गया था, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा उपन्यास जिसमें हिंदी साहित्य का एक रीढ़ की हड्डी कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना मार्मिक उपन्यास जब पढ़ो तो उसको रोना आता था। सुधा और चंदर की का पात्र थे। तो धर्मवीर भारती ने, किसी ने पूछा था धर्मवीर भारती से, आप ज़्यादा जानते हो, आप तो हिंदी प्रोफेसर रहे हो, कि क्या आपकी अपनी ज़िंदगी है? तो इस तरह के तमाम लोग कहते हैं कि जब कोई किताब लिखता है तो पहले बहुत सारे शब्दों को अपने अंदर जन्म देता है लेखक। तो ये प्रोफेसर की डायरी जब आपकी नौकरी गई तब का जन्म है कि एक क्रांति की बात आई सामने? आपको इंटरव्यू में ये तय करके इसलिए इंटरव्यू रखा गया कि लक्ष्मण यादव को यहाँ से हटाना है। तो ये डायरी का जन्म उससे पहले का था या उससे बाद का? बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ये किताब किसी खुन्नस में लिखी जाती तो बिल्कुल ये नौकरी से निकाले जाने, या जब ये डर बैठ गया हो कि अब निकाल देंगे नौकरी से, तब से बननी शुरू होती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने की वजह से दुनिया को देखने, समझने और उसे कहीं दर्ज कर देने की एक फितरत सी बन गई। मेरे पास आज भी संजय भैया मेरे लाइब्रेरी में मेरी अब तक 7 या 8 डायरियां हैं जो मैं इंटरमीडिएट से लिखा करता था। अच्छा, डायरी लिखने का एक शौक था। किसी में कोई कविता लिखी हुई है, किसी में कोई याद लिखी हुई है। मेरे पिताजी ने एक बार जाते समय, पिताजी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो कॉमरेड फक्कर कॉमरेड समाजवादी लोग थे, वो एक दिन फीस नहीं दे पाते थे, बड़े पिताजी ने मुझे पढ़ाया। तो एक बार इलाहाबाद जाते समय उन्होंने 5 रुपए की नोट पकड़ाई थी, और मैंने उस दिन जब इलाहाबाद पहुंचा था तो मैंने 2 पन्ने अपने पिताजी के उस 5 रुपए पर लिखे थे कि वो उस 5 रुपए को अरसा हो गया, एक बार पर्स गुम हो गया तब वो गायब हो गया, उसको खर्च नहीं किया, मैं हिम्मत नहीं हो पाई। तो वो जो इमोशन होता है हमारे बनने का, उसे कहीं कहीं दर्ज करते रहते थे। इसलिए इस किताब को इस रूप में कहीं किसी पन्ने पर लिख लिया, कहीं कोने पर नोट कर लिया, और मन में था कि कभी कुछ अगर बड़ा कर पाए जीवन में तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, अपनी आत्मकथा लिखेंगे।
लेकिन इसलिए इसके ढेर सारे पन्ने लिखे हुए थे। कोविड में मौका मिला तो मैंने इसको सहेजा कि हाँ भाई ये पूरा एक तरह से बन जाए, व्यवस्थित हो जाए। और जब नौकरी से निकाला गया तब इसके कुछ आखिरी के पन्ने इस किताब में जोड़े, और एक जिद थी कि अब इस किताब को लिखा जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जिन स्कूल कॉलेजों को कलम और किताब को किसी समाज की बुनियाद माना जाता है उसमें कैसे मट्ठा डाला जा रहा है। इसलिए एक जिद है इस किताब के लिखने की। तो कुछ रूप में तो पहले लिखी जा रही थी। वो एक शेर है ना कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। तो एक नजर थी जो साहित्य ने हमें दिया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमें दिया था। तो एक शौक था लिखने का। किताब एक जिद का नाम है कि आप सब इसे पढ़ें और जानें कि इस किताब में क्या लिखा है। और जो इस किताब में एक लिखा है, एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। क्या अब शिक्षक पूरे समाज में ऐसे मुर्दा नागरिक पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक विचारधारा के लोग लाए जा रहे हैं, शिक्षक बनाए जा रहे हैं, कुलपति बनाए जा रहे हैं, और वो ऐसे रीढ़ विहीन विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं जो एक ऐसी फौज बन गई है जिसको समझना नहीं है, जिसको बोलना नहीं है, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आकर उन्माद फैलाना है। तो क्या इस व्यवस्था का कैसे रोका जाए, उसका भी कुछ कुछ अंश है इसमें। हाँ, एक शेर है कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदलते तो प्रोफेसर हो गए होते। क्या बात है, क्या बात। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब प्रोफेसर होना केवल डिग्री या क्वालिफिकेशन होने से तय नहीं हो रहा है। इन विश्वविद्यालयों को इसलिए बनाया गया था कि मेरिट के जरिए कुछ अच्छे लोग जो प्रोफेसर बनना चाहेंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनको उनके मेरिट के नाम पर प्रोफेसर बनाया जाएगा, रिसर्च में एडमिशन लिया जाएगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पढ़ने का मौका किसी की जाति देखकर, किसी की जेब देखकर तय न हो, इसलिए उसको स्टेट के जिम्मे रखा गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बार बार कहता हूँ 300 रुपये फीस ना होती तो मैं इलाहाबाद नहीं आ पाता, पढ़ नहीं पाता। और अगर इलाहाबाद में पढ़ नहीं पाता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ना होती, तो मैं आज जो हूँ वो नहीं हो पाता। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 रुपये में पूरी पीएचडी कर ली और नहीं तो फेलोशिप मिली, तो वो फेलोशिप एक सरकारी विश्वविद्यालय की थी, और वो विश्वविद्यालय कैसे धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इस बात को कहना इस समाज के प्रति मेरी प्रोफेसर होने की जिम्मेदारी है। अब इसे कहने से जो रोके, इस सच को कहने से जो डराए कि तुम बाहर जाके अगर बोलोगे तो इंटरव्यू में तुम्हें नंबर नहीं देंगे। अगर तुम, अच्छा हम प्रोफेसर हैं तो हम ऑटोनॉमस, हमारे पास एक फ्रीडम है, हमारे पास वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता जो सरकारी मुलाजिम पर होता है। यानी अगर कोई सरकार हमें नौकरी देती तो हम आलोचना बाहर नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑटोनॉमस बॉडी के ऑटोनॉमस एम्प्लॉइज होते थे। इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे मुरली मनोहर जोशी, वो शिक्षा मंत्री तक रहे, चुनाव लड़े। आप चुनाव लड़ सकते हैं। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कई राज्यसभा सांसद हैं जो प्रोफेसर भी हैं, वो आके क्लास भी लेते हैं और वहां भी राजनीति भी करते हैं। प्रोफेसर को इसलिए आजाद रखा गया था कि तुम जैसे क्लासरूम चाहते हो, एक खूबसूरत क्लासरूम, वो तब तक संभव नहीं है जब बाहर एक खूबसूरत समाज नहीं बन जाए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। तो आप बाहर जाके बोलेंगे और आप अपने दिल की बात रखेंगे। शिक्षा क्या कहती है कि सच बोलो, रीढ़ पर तनकर खड़े रहो। विद्यार्थी को आप यही सिखाते हो, और आप शिक्षक को डरा रहे हो और उधर सपना दिखा रहे हो कि विश्व गुरु बनाएंगे। तो इसलिए ये कोटेशन लिखा संजय भैया कि एक डरा हुआ शिक्षक की नौकरी चली जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा, अरे वो प्रिंसिपल नाराज हो जाएगा, कमेटी बिठा देगा, अरे ये क्या हो जाएगा। तो डरा हुआ शिक्षक रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करेगा, और वो विद्यार्थी बाहर समाज में जाएगा तो मुर्दा नागरिक बन जाएगा। इसलिए शिक्षक को आजाद ख्याल होना चाहिए। एक विचारधारा, एक पार्टी, एक चीज नहीं होती। विश्वविद्यालय शब्द में विश्व लगा हुआ है, पूरे देश के ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के लोग होने चाहिए। आज की तारीख में एक विचारधारा के ऊपर ये किया जा रहा है कि आप उसको मानो, तब आप नहीं डरोगे, वरना आपको डर डर के रहना है। तो इसलिए ये कोटेशन लिखा गया। बहुत अच्छी बात है। ये पहली किताब है आपकी? मेरी इसके पहले की एक किताब थी जो मेरे पीएचडी के काम के बाद, मेरे पीएचडी थीसिस के बाद 2014 में छपी थी। मेरी पीएचडी तुलसीदास पर है, तो वो किताब भी तुलसीदास पर थी।
उसके बाद कई आर्टिकल मैंने लिखे, लगभग 12 आर्टिकल मेरे पब्लिश हैं जो रिसर्च पब्लिकेशन के थे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ और इस किताब की वजह यही है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट को तुमने नौकरी पर नहीं रखा। मेरा एपीआई स्कोर 100 में 96 है। मुझसे ज्यादा एपीआई स्कोर का मेरे इंटरव्यू में कोई देने वाला नहीं आया। तो एक इंटरव्यू आपने किस बेस पर लिया, इसलिए किताब लिखी। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ, मेरे एपीआई स्कोर से ज्यादा अच्छा किसी का नहीं था, और आपने 10 मिनट के इंटरव्यू में कह दिया कि आप प्रोफेसर नहीं बनेंगे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकालो। क्यों? कोई वजह तो बता दो। अच्छा, अगर मैं 10 मिनट के इंटरव्यू में ये पता चल गया, 2-2 मिनट के इंटरव्यू में ये पता चल गया कि मैं प्रोफेसर बनने लायक नहीं हूं, तो 14 साल तुमने 14 बैच के बच्चों का भविष्य क्यों खराब करवाया? सही बात है, 14 साल पढ़ाया आपने 14 साल पढ़वाया, और हम चूंकि एडहॉक पढ़ते तो 4-4 महीने पे रिन्यूअल होता था। 40 बार मेरा रिन्यूअल हुआ, और अगर मैं कोई गैर संवैधानिक काम कर रहा था तो एक नोटिस मेरे खिलाफ होती, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं। विद्यार्थियों से फीडबैक तो ये है कि मुझे निकाला गया तो मेरे विद्यार्थी विद्यालय में आंदोलन कर रहे थे। तो इंटरव्यू बोर्ड के पास पूरी कैपेसिटी रख ली है इन लोगों ने। तो जो बोर्ड में बैठा होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन के बैठता है, जो चाहेंगे वो करेंगे। इसलिए ये किताब इसलिए लिखी गई कि कम से कम ये बात लोगों को पता चले जिनके बच्चे कल इन विश्वविद्यालयों में आने वाले हैं। और इसलिए हम तो कबीर को मानने वाले लोग, हम लोग कहते हैं ना कि साधो देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे और झूठा जग पतियाना। तो ये किताब निश्चित रूप से इस मिजाज की मेरी पहली किताब है, और इसे ही लोगों ने इतना प्यार दिया है। मैं अप्रत्याशित हूँ और सबका शुक्रिया कहता हूँ। एक आखिरी सवाल है, लोग ये किताब क्यों पढ़े? बिल्कुल ठीक बात है। इस किताब में चूंकि डायरी नुमा है, तो मेरे 14 साल के करियर की और फ्लैशबैक में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय लौटता हूं तो लगभग 20 साल की कहानी है। जब मैं अपनी यादों में लौटता हूं तो मेरे बचपन भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो मेरे पूरे जीवन की कहानी है। लेकिन ये कहानी मेरी नहीं है, मैं एक जरिया हूं। जरिया किस चीज का? इस पूरी मानव सभ्यता में संजय भैया, हम लोग जब यहाँ पहुंचे हैं, हमारे पीछे जाने कितनी चीजें थी जिनकी वजह से हम यहाँ पहुंचे। ये प्रकृति, ये दुनिया, इसमें मूल्य सभ्यता की बुनियाद में है हमारी, इसलिए उसके प्रति बहुत सारे कर्ज होते हैं। अगर हम लायक हैं तो हम कुछ कुछ कर्जा चुकाने की कोशिश करते हैं। मेरे ऊपर कलम और किताब का कर्ज है। अगर कलम और किताब ना होती, भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता, तो मैं आजमगढ़ के अपने गांव में गाय भैंस चरा रहा होता, कोई छोटा मोटा खेती कर रहा होता, कुछ मजदूरी कर रहा होता। मेरे परिवार की तपस्या ने मुझे कलम और किताब पकड़ाई, तो आज मैं यहां हूं कि 30,000 लोग पढ़ लिए एक महीने में किताब। बहुत बड़ी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज लोग मुझे जानते हैं, मेरी किस्मत की दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, तो ये पहचान हमने जो अर्जित की वो कलम और किताब से अर्जित की है। इस पूरी यात्रा के लिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए कि कलम और किताब की अहमियत कितनी है, कितने लाखों बच्चों को हमारे जैसे लोगों को बनाया है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ने कलम और किताब ने। और दूसरा पहलू इस किताब का ये है जिसके लिए इसे पढ़ा जाना चाहिए, कल को आपके बच्चे इन्हें स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में आएंगे, और नहीं आएंगे तो समझ लिया आप बर्बाद हैं। आपको किसी भी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना तो जरूर है, पढ़ाई ही मुक्ति देगी। तो जिस स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में कल आपके बच्चे आएंगे, आपको पता तो हो कि अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल तो आपके स्कूल बिक रहे हैं, सच जानना जरूरी है। आपके कोर्सेज बिक रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या घपला है, कितना भ्रष्टाचार है, कैसे पैसे लेके नौकरी दी जा रही। क्यों रोहित वेमुला को मैंने समर्पित की? इसमें एक चैप्टर है गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा होती है, गुरु ने शिक्षा दी, उसको दक्षिणा दो। यहां गुरु बनने की दक्षिणा मांगी जाती है। घोर करप्शन इन विश्वविद्यालयों में आजकल हो रहा है। इसलिए इस किताब को इन्हीं 2 वजहों से संजय भैया पढ़ा जाना चाहिए। कलम और किताब और शिक्षा की अहमियत अगर जाननी है तो पढ़िए, और इन पर क्या खतरा है ये जानना है तो पढ़िए, ताकि अपने बच्चों का भविष्य आप बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव, एक शानदार किताब मुझे देने के लिए। इतने प्यारे प्यारे शब्द लिख के आपने प्रिय संजय शर्मा को एक बेहतर दुनिया के ख्वाब के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थे लक्ष्मण यादव जी, जिन्होंने बहुत शानदार किताब लिखी है, और ये अनबाउंड स्क्रिप्ट का उपक्रम है। ये किताब अमेजोन पे भी उपलब्ध होगी, आप इसको मंगा सकते हैं। अनबाउंड स्क्रिप्ट पे जाइए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और पढ़िएगा जरूर, किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, और एक क्रांतिकारी की किताब को जरूर पढ़ना चाहिए।
आपकी राय का इंतजार रहेगा। मुझे बताइएगा जरूर ये बातचीत आपको कैसी लगी। शुक्रिया।